अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हमें बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। आज जो नाम हमने चुना है वो है अल हक़। और ये जो नाम है अल हक़, ज़ाहिर है जब हम उर्दू और अरबी की जो मुमासलत है उसकी बात करते हैं तो हक़ जब हमारे सामने आता है तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये सच की बात हो रही है। लेकिन जब अल हक़ की बात होती है तो ये है सच की इंतहा या मुकम्मल सच जिसे हम कहें, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ज़रा सा भी कहीं पर भी शक या शुबा या शायबा पैदा करती हो। तो वो ज़ात है अल्लाह ताला की जिसे हम कहते हैं अल हक़। और ये अल हक़ वही अल हक़ है जिसकी तलाश में दुनिया फिर रही है। बिल्कुल, सब लोग हक़ की ही तलाश में है। अच्छा, ये जो नाम है ये कुरान करीम में 4 जगह आया है। सूरह अनाम में है, सूरह हज में है, सूरह मोमिनून में है और सूरह नूर में है। और इन चारों जगह पर जब हम पढ़ते हैं तो जो अल्लाह ताला इन आयात में बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो हाकमियत है वो इस इन तमाम आयतों में बयान की जा रही है। और फिर ये बात की जा रही है कि वो जो दिन आएगा जिस दिन हक और बातिल का सारा फैसला लोगों के सामने खोल कर रख दिया जाएगा, रोज़े महशर, तो वहाँ पर तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी लोगों के हवाले से। और फिर अगर इसके हम मज़ीद मानों की तरफ बात करें तो अल्लाह ताला का जो इंसाफ है वो भी हक है। बिल्कुल, अल्लाह ताला का जो इल्म है नहीं हो सकती, बिल्कुल किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला का जो इल्म है वो भी हक ही है। फिर अल्लाह ताला की वो ज़ात जिसके अंदर कहीं किसी किस्म का कोई शक व शुबा या कोई शायबा या कोई अनसर्टेनिटी उसके अंदर नहीं आती। और फिर उसके अल्फाज हक हैं, उसके काम हक हैं, उसके नबी हक हैं, उसकी किताबें हक हैं, उसके तमाम जो जज़ा और सज़ा के मामलात हैं वो सब हक है। तो वो सरापा हक है वो ज़ात। और सूरह इब्राहीम में बड़ी ख़ास एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला और शैतान इन दोनों के बारे में ये बात एक की गई है कि जब वो तमाम फ़ैसले हो जाएंगे उस दिन, तो शैतान उसके मानने वालों से कहेगा कि मैंने जो तुमसे वादे किए थे वो सब झूठे थे और अल्लाह ताला का वादा ही हक था। यानी कि आखिरी गवाही फिर एक तरह से उसकी होगी। बिल्कुल, अगर किसी के लिए रह गई गुंजाइश, कोई बाकी रह गई, तो वो गवाही फिर आखिर में शैतान की होगी, दे देगा। क्योंकि वो आपसे फिर लाताल्लुकी का इजहार कर लेगा उस दिन कि भाई मैंने तो तुम्हें सिर्फ गुनाह के बारे में बताया था, उसकी दावत दी थी, अमल तो तुमने खुद किया था। तो आज मेरे वादे सारे झूठे साबित हो गए और अल्लाह के तमाम वादे आज हक साबित होंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला का जो हक है उस तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाजरीन ट्रांसमिशन में और कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं कि कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र किए गए लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची समेत मुल्क के बड़े जो शहर हैं उनमें 2 माह से जो बंद दुकानें और छोटे कारोबार थे वो खुल गए हैं। मगर वफाक और सिंध के दरमियान इस वबा को लेकर जो इल्ज़ाम तराशियाँ थीं, जो एक अजीब व गरीब सा सिलसिला था कि तुमने गलत किया, हमने ठीक किया, हमने ठीक किया, वो तुमने गलत किया, वो सिलसिला शुरू हुआ था जो कि आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध हुकूमत जो है कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ा चढ़ा कर बता रही है और इस बयान को खुद वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया। ठीक, लॉकडाउन शुरू होकर अब तो ख़त्म होने लगा है, मगर इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हुआ? वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकती? सिंध और वफाक के दरमियान इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला कब ख़त्म होगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली जनाब हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब रमज़ान मुबारक हो आपको। लेकिन इस रमज़ान में जो कोरोना के मामलात हैं वो ऐसे चले कि हम सब दंग रह गए और लोग ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, लेकिन जो सिंध और वफाक है उनके दरमियान इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जब ये दोनों साथ बैठकर सही तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ काम करना शुरू करेंगे? एक मैं थोड़ी सी डायरेक्शन ठीक करना चाहूँगा अपनी भी, अपने मीडिया के दोस्तों की भी, और जो लोग बैठ के बाहर से देख रहे हैं। ये सिंध और वफाक का खाली मामला नहीं है। इशू ये है कि इस शहर कराची में जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वहाँ हमारा मैंडेट है, वहाँ हमारे लाखों वोट्स हमने लिए हैं, वहाँ के लोग हमारी तरफ देखते हैं जी। अंदरूनी सिंध के कई ज़िला में हमारे MP MNAs मौजूद है, बहुत सारी जगह पूरे सिंध में हमने लाखों वोट लिए हैं। तो जब सिर्फ इशू के वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत का नहीं है,
इशू जब ये होता है कि जब सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो हम पे एक प्रेशर होता है और हमारा हक है, हम इफेक्टीज़ में से आते हैं और हमें अगर बेहतरी होगी तो हम बेनिफिशरीज़ भी होंगे, तो हमारी अपनी बात करने का भी हक होता है। तो उसको लिया जाता है कि ये वफाकी हुकूमत कह रही है। नहीं, अगर सिंध गवर्नमेंट ग्राउंड पर डिलीवर नहीं कर रही, डॉक्टर फुरकान शहीद अगर बेचारे जान से जाते हैं तो हमारे वोटर थे, वो मेरे हलके से उनका ताल्लुक़ था। इसी तरीके से बड़े बड़े नाम जब आते हैं, इंडस अस्पताल कि जी अभी 30 करोड़ रुपए भी दिए, 10 मार्च को उसको दिए, पहले भी अरबों रुपए हर साल देते हैं, लेकिन उनके पास 20 बेड्स हैं, ओनली 20 बेड्स, कोई 16 वेंटिलेटर, 8 ख़राब है उसके अंदर से। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो हमें बात करनी पड़ती है, चूंकि हमें अपने वोटर्स को, अपने इलाके के लोग, कराची में लॉकडाउन तो फलाही इदारा है बेसिकली, वो तो मुफ्त में काम कर रहा है लोगों के लिए, जो अपनी तौर पे कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं। हुकूमतों का आपस में रवैया ठीक नहीं है, मतलब एक सरकारी वो प्राइवेट इदारे को मेरा नहीं ख्याल निशाना बनाना चाहिए, उनको आप लोग प्रोवाइड कर दें असिस्टेंस। अगर उनके पास वेंटिलेटर तो उनको प्रोवाइड कर दें। नहीं शिफा, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 30 करोड़ उनको तो अभी दिए कोविड के लिए, 30 करोड़ रुपए 10 मार्च को सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। उससे पहले बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल दिए जाते हैं, तो मदद की जाती है। बड़े अच्छे लोग हैं, उसके पीछे अच्छे नाम है, लेकिन बात है कि जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए डॉक्टर्स को लेकर आगे, देखिए हम सलाम करते हैं उन डॉक्टर्स पे जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, वो हॉस्पिटल जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम किस लिए कल से हमने बात शुरू की है कि जब इतने करोड़ों रुपए मिल भी रहे हैं, उसके बावजूद नहीं है, दिए हैं ना 10 तारीख को, 10 मार्च को 30 करोड़ तो अभी दिए हैं कोविड के लिए। 8 वेंटिलेटर खराब, 8 ठीक, 20 बेड रखे हुए हैं। बात यह कि सिंध गवर्नमेंट ने और राशन नहीं दिया, कहते हैं, कल परसों सीएम साहब कहते हैं कि इट्स क्रिमिनल कि आप लोगों ने राशन नहीं, डाटा नहीं दिया। मैंने कल उनसे कहा कि 26 लाख का डाटा मौजूद है हमारे पास, एहसास के डाटा पे राशन भिजवा दें। इशू ये वफाक और सिंध की लड़ाई नहीं है, ये सिंध नहीं सर, लड़ाई तो है। मैं आपको अभी बयान मैंने बोला है कि वो कहते हैं, एक वजीर कहता है कि सिंध हुकूमत जो है वो नंबर जो है कोरोना केसेस का वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही है, तो फिर उसी वजीर को असद उमर साहब खुद नेगेट करते हैं कि नहीं इसने ज्यादती कर दी है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। लेकिन कल क्या हुआ है पीर जो गोट में? परसों मुराद अली शाह साहब ने कहा कि पता नहीं 250 पीर जो गोट हमारा अंदरून सिंध भी कोरोना पहुंच गया। कल वो साईं राशिद शाह के जो था टेस्ट नेगेटिव आ गया, उससे पहले राणा हमीर सिंह का टेस्ट नेगेटिव आ गया, और ये गलत किस्म की टेस्ट किट्स पता नहीं मैं हकी। और उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने कहा था 400 लोग मर गए, वो खबर ऐसी ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने कहा कि जी पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा रेशो सिंध का आ गया, वो खबर ठीक नहीं थी। अजरा पेचो साहिबा ने कहा कि हमारे अस्पताल भर गए हैं, वो खबर ठीक नहीं थी। इसका मतलब है आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सिंध हुकूमत नंबर्स, बाकी लोग घर में, यानी कि आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सिंध हुकूमत सही तरीके से नंबर्स नहीं बता रही है कोरोना के? मैं इत्तफाक करता हूँ, जबकि मेरा क्लेम है और ये वक्त आएगा साबित होगा कि सिंध हुकूमत एक घिनौनी साजिश के तहत कोरोना को इतना अफरा तफरी, इतना खौफ फैला रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कराची की इकॉनमी बैठ जाए, इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो जाए, मईशत मुल्क की तबाह हो जाए। और इनकी ट्रैक है 1971 से लेके आज तक प्राइवेटाइजेशन, वो जो उन्होंने नेशनलाइजेशन की थी और सारा कुछ किया था, होगा। मतलब हम ये भी सुनते हैं 18th अमेंडमेंट का सबसे ज्यादा फायदा तो सिंध हुकूमत को ही हुआ ना, जरदारी साहब को हुआ, तो उनको आप लोगों के खिलाफ इस तरह की साजिश करने का क्या फायदा? अभी भी उनकी हुकूमत थी, पिछले 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत थी, और आने वाले 5 साल में भी ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं की हुकूमत होगी, क्योंकि पीटीआई वाले भी उधर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे कि लोग ये कहें कि भाई हमें इनको छोड़ दो तो पीटीआई की तरफ तो नहीं लग रहा। शुफा यही तो नहीं लग रहा। इन्हें पता है, इन्होंने इस जो कोविड के अंदर सिंध की आवाम को लावारिस छोड़ा, इन्होंने एक राशन का कट्टा तक नहीं पहुंचाया। 26 अरब लोग सिंध में गरीब इमरान खान को मिल सकते हैं, जब 26 अरब लोगों को मिल सकते हैं जाकर उनके अकाउंट्स में 12-12 हज़ार, तो सिंध गवर्नमेंट को क्या 26 लाख लोग नहीं मिल सकते थे? मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा जुल्म हुआ है और इस वक्त उन्हें परेशान है, नीचे ज़मीन खिसकती नजर आ रही है। और एक मैं बताता हूं कोविड के ऊपर वाक़ितन सियासत अब निकाल लीजिए ना। मैं नहीं कह रहा ना, मुराद अली शाह साहब ने नहीं कहा था 400 मौत हो गई, क्या उन्होंने नहीं कहा कि सिंध की तादाद पूरी दुनिया से बढ़ गई? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अस्पताल खाली भर चुके हमारे? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वेंटिलेटर कम पड़ गए? जिस रोज़ डॉक्टर फुरकान शहीद हुए हैं उस रोज़ 18 लोग वेंटिलेटर्स पे थे और बकौल मुर्तज़ा वहाब साहब 289 वेंटिलेटर्स शहर कराची में मौजूद थे। मिस मैनेजमेंट है, निकल नहीं रहे हैं घर से, सीएम हाउस से नहीं निकल रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बैड गवर्नेंस आज भी सिंध के अस्पतालों की बात करते हैं, आज अस्पताल सिंध में दिए नहीं, सिंध को पानी का मनसूबा K4 आज तक दिया नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज कुत्तों रेबीज़ की वैक्सीन दी नहीं? वह कुत्ते नहीं मारेंगे,
कोरोना खत्म कर देंगे, एड्स से नहीं बचा सकते, कोरोना खत्म कर देंगे, थर में बच्चों को नहीं बचा सकते, कोरोना खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं, सिंध में आप बड़े दूर बैठे हैं, मंगल वाला भाई आइए, शफा बहन आए, देखें हो क्या रहा है। टोटल ड्रामेबाजी, मार्केटिंग, बड़ी जबरदस्त मीडिया कैंपेन, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तभी हम रोते हैं, हमारे वोटर मर रहे हैं, हम लोग जलील हो रहे हैं जी। अगर हम कराची की बात करें तो आज के वहाँ पर क्या हालात हैं? जो मार्केटें खुलने और ना खुलने का वाला जो मामला था, बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं कि जो कि नहीं खुलनी चाहिए थी वो खुल गई। तो क्या कराची की आवाम इस वक्त पाबंदी नहीं कर रहे हैं उन अहकामात की जो सिंध हुकूमत ने दिए हैं? देखिए, आज मेरी खुद एडिशनल आईजी कराची जो CCPO कराची से उनसे मुलाकात हुई इसी टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा देखिए, हम एक बैसियत कौम भी अपने आप को जानते तो है ना कि हमें लिबर्टी जब मिल जाए तो किसने ख्याल रखना, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन नादिरशाही तरीके से नहीं, जेलों में डालकर नहीं, समझा कर कराना है, मार्केट के सुदूर को ऑन बोर्ड लेना है। बात ये भी ज़रूरी था। देखिए, हमने शहर के अंदर 2015 में 3 दिन में कुछ 3,500-4 हज़ार लोगों को हमने मरते हुए देखा हीट वेव के अंदर, इसी शहर कराची के अंदर, शायद आपको याद हो। और मैं चूँकि 3 दिन वो अस्पताल के अंदर मौजूद था, मेरी आंखों के सामने वो डेड बॉडीज़ मैंने गिनी थी वहाँ। बात ये तो वही हुक्मरान बैठे हुए ना यहाँ। तो बात यह कि आज SOPs हमें खोलना ज़रूरी था। भूख थी, इफलास था, लोगों के घरों में खाने को नहीं था, छोटे छोटे कच्ची आबादियों में बने, फ्रस्ट्रेशन थी। अब मैं समझता हूँ SOPs पे अमल कराया जाए और राब्ते के ज़रिए उनको एतमाद में लेने के ज़रिए मीडिया भी अपना रोल प्ले करे। और मैं समझता हूँ कुछ अगर SOPs ख़राब हुई हैं उस पर यह ना हो कि थानेदार पहुंच जाएं, मुर्गे बनाने शुरू कर दें, डंडेमारी शुरू कर दें, FIR काटना शुरू कर दें। ये नहीं है। लोगों में देखिए बड़े तंग हैं शहर। यहाँ लॉकडाउन वो नहीं है जो आपके इस्लामाबाद में है, वो लॉकडाउन नहीं था जो लाहौर में था, जो KP में था, बलूचिस्तान। यहाँ तो डंडे का लॉकडाउन था। मुर्गा बना दो, ये कर दो, वो कर दो। एक तो जरूरी भी तो होता है ना, मतलब ये बातों के भूत नहीं है ना हम। ये हमारे हुक्मरान है सिंध के, लातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत है, बातों के नहीं है। जैसे सिंध के हुक्मरानों का भी यही हाल है। लेकिन मैं नहीं समझता कि डंडा इलाज है। लोग बड़े परेशान हैं कराची के, और पूरे सिंध की सूरत हाल बताऊं। लेकिन जितनी सख्ती कराची में की गई, मंगल वाला भाई जरा तहकीक कर लीजिए। ये साजिश के तहत इतना इन्होंने इतना शोर मचा दिया। बदनीयती तो कोई नहीं कर रहा ना, मतलब ये नियत पे तो हम किसी के सवाल नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। सभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके सूबों में, उनके इलाकों में मामला जो है कंट्रोल में। अगर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद सिंध हुकूमत कोशिश बहुत कर रही है, उनसे मैनेज नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि फिर PTI को या जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको उनके साथ ज्यादा ताउन करना चाहिए कि अच्छा भाई आपसे अगर नहीं हो रहा, आप हमें बताएं कहां हमारी जरूरत है, हम कहां हेल्प करें, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं। जी शोभा, बताना चाह रहा हूँ आपको, बिलावल साहब ने भी कहा था हमें कुछ नहीं मिला। सबसे पहले जैसे ही वो वर्ल्ड बैंक वाले पैसे थे, $1 करोड़ सिंध गवर्नमेंट को मिले। उसके बाद आज तक 1,48,000, मतलब 1 हफ्ते पहले तक मिल चुके 1,48,000 PPEs, तमाम लवाजमात के शूज़, ये वो 1,48,000 डॉक्टर्स के सूट्स, 77,000 किट्स, 7.5 लाख सर्जिकल मास्क, 2,30,000 N95 मास्क, 2,30,000 KN95 मास्क। उसके अलावा 26 लाख सिंध के लोगों को ये जो 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। मैं समझता हूँ सिंध में 1200 अरब का पैकेज जो इमरान खान साहब ने दिया, उसकी मेजॉरिटी जो बेनिफिशियरी है वो सिंध का कारोबारी तबका भी था। मतलब अगर गरीब मजदूर बेनिफिशियरी था, तो चूंकि बिजनेस कम्युनिटी 64% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, तो उसका बेनिफिट जो फैक्ट्री ओनर्स को जो बेनिफिट दिए गए कि जी लोन ले लें, स्टेट बैंक ने लोन देने का कह दिया, बिजली का एक बेनिफिट दिया कि दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली गई। तो 1200 अरब के पैकेज के अंदर ही मेजॉरिटी बेनिफिशरीज कराची के थे। मैं पूछना चाहता हूं सिंध हुकूमत से कि उन्होंने किया कि 18वीं तरमीम के बाद 15,000 अरब का बजट पिछले 12 साल में आया, 15,000 अरब, और 8 साल से 18वीं तरमीम भी चल रही है। क्या ये खुद कुछ नहीं कर सकते थे? इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया सिवाय बातें की, रोना मचाया, धोना मचाया, शोर मचाया, मीडिया कैंपेन चलाई। क्या मैं पूछना चाहता हूं, अब देखिए मेजर अमाउंट जो है प्रोविंसेस को जाता है, तो क्या इस इमरजेंसी में इन्हें खुद भी रिएक्ट करना चाहिए था? इन्हें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे? इस आवाम की भलाई के पैसे नहीं लगाने चाहिए थे? वो रख के बैठ के हमारे चंदे भी खा गए। कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप इतने रैशनल तरीके से बात करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ये इल्जाम का सिलसिला कुछ रुकेगा, आप ऑफर कर देंगे ऑन एयर कि भाई हम आके आपकी मदद करते हैं। मेरा दिल दुखा हुआ है, देखिए मेरा दिल दुखा हुआ है। लेकिन देखिए आवाम हर पार्टी की है, आवाम पूरे मुल्क की एक जैसी है।
पिस रही है आवाम। एक मिनट, आपका वोटर भी वही आवाम, पीपल्स पार्टी का वोटर भी वही आवाम, नून लीग का भी वोटर वही आवाम। हलीम आदिल शेख साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे आपका कि आपने वक्त निकाला, और दुआ करते हैं ये दुआ भी इस रमजान होनी चाहिए। एक मिनट मैं लूंगा, आखिरी एक बात कहूंगा, आखिरी एक बात, आखिरी एक बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, वो ये है कि मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं अपने वोटर्स, अपने सिंध के आवाम को मैं रोता पीटता देख रहा हूं। मैं गली महल्ले में जाता हूं, इसलिए दुख कर सकता हूं, नहीं तो भाई मैं भी कहता वाह सही वाह, वाह सही वाह। मैं आइए ग्राउंड के ऊपर, चलिए मेरे साथ, आप भी ऐसी बात करेंगे ना, आपके आंसू निकले तो आप मुझे शो में ना बुलाइएगा, चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूं आपको। हमारे दिल दुखे हुए हैं, लोगों को बंद करके जलील कर दिया इन्होंने, केस बना दिए, राशन नहीं दिया, लॉकडाउन कर दिया। अब चले तो सही, हमारे हल्के के लोग हैं, हमारा दिल रोने को कर रहा होता है, चलिए हमारे साथ, आइए मैदान में, चलिए पता चले आपको, पीपी बहन के आज चले तो सही। इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है? मार दिया सिंध को, पूरे को तबाह कर दिया इन्होंने। हमारा दिल रो रहा है, इसलिए ऐसी बात करते हैं कि वाकई ये जो लोग हैं जाहिर है पिस रहे हैं, असल तो नुकसान आवाम का ही होता है, और वो जो आवाम है उसका नुकसान पूरा करने के लिए हुकूमतें होती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए हुकूमतों की कि वो तमाम मामलात को सही तरीके से सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम हलीम आदिल शेख साहब आपका। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब ओवैस से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो भूले भटके हमें कहीं लेके जाते हैं, कहीं ले जाएं। मैं आपको लेके जाता हूँ। आज आप कराची से बलूचिस्तान की तरफ निकले, गवादर की तरफ, और उससे आगे जो साहिली इलाका है वहाँ जाएं, और वहाँ पर एक जगह है जिसकी फरमाइश की थी हमारे एक कॉलर ने, तो उस फरमाइश को पूरा करते हैं और आज ओमान चलते हैं। मस्कत का मतरा बाजार लोबान के खुशबूदार धुएं से अटा रहता है। ये भीनी भीनी खुशबू ओमान की मिट्टी और सकाफत में फैली हुई है। मसाला जात, गोंद और खजूरों के ढेरों से सजी हुई छोटी छोटी दुकानें, बाहर रखे सोने और चांदी के मलमाशुदा उद्दानों से उठने वाली दिलफरेब खुशबू किसी तिलिस्माती दुनिया में ले जाती है। शायद इसकी वजह सामरी जादूगर का कोई सहर हो। सामरी जादूगर हजरत मूसा और फिरौन के जमाने में मशहूर साहिर था, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। कुरान पाक में 3 जगहों पर सामरी जादूगर का जिक्र आया है। मशहूर है कि सामरी जादूगर इंसानों को परिंदे बनाकर उड़ा सकता था, जानवरों को ज़बान अता कर सकता था और सोने के बछड़े को जानदार बना सकता था। सामरी के साहिराना कमाल को आज तक तस्लीम किया जाता है। उसका ताल्लुक ओमान से था और यहीं पर उसकी कब्र मौजूद है। कहा जाता है कि ज़माना कदीम में लोबान और सोने की कीमत बराबर थी। सोना, लोबान और खुशबूदार गोंद वो 3 चीज़ें हैं जो बचपन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी गई थीं। इसलिए लोबान तिब्बी फ़वाइद के साथ मजहबी अहमियत का भी हामिल है। लोबान दरअसल झाड़ी नुमा दरख्त से हासिल की जाने वाली गोंद है, जिसे खुराक, इलाज और खुशबू के लिए जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ओमान को अगर सल्तनत लोबान कहा जाए तो गलत ना होगा। सल्तनत ओमान के सूबे ज़फ़ार में वाक़ पहाड़ी सिलसिला दुनिया में लोबान की बेहतरीन पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ का लोबान पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। कदीम ज़माने में ओमान की समहरम बंदरगाह लोबान की बरामद का मरकज़ थी। इसी बंदरगाह के करीब एक कदीम शहर के बाक़ियात हैं, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कहा जाता है कि ये मलिका बिल्कीस का शहर है। मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर थी। कुरान पाक में इसका नाम लिए बगैर जिक्र आया है, जबकि इंजील में इसे मलिका बिल्कीस के नाम से लिखा गया है। मलिका बिल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी। उसने पहले आपको आजमाया और फिर आपके पास आकर ईमान लाने का फैसला किया। मलिका बिल्कीस जब हज़रत सुलेमान के दरबार में आने लगी तो इससे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका का तख्त मंगवाने की ख्वाहिश की और आपका वज़ीर आसिफ बिन बरखियाह आंख झपकने से पहले तख्त को दरबार में ले आया। कहा जाता है कि मलिका बिल्कीस का तख्त इसी समहरम शहर में था। ओमान के इलाके सलाला में एक मुअज्जाना तजर्बे से गुजरने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मुकाम पर वाक़े ढलवानी सड़क की खूबी यह है कि यहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि पानी भी अगर ज़मीन पर डाला जाए तो पानी नीचे के बजाय ऊपर की जानिब बहने लगता है। रिवायत है कि सलाला सदियों पुराना है। 3 पैगम्बरों का ताल्लुक इसी सरजमीन से बताया जाता है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्रें सलाला में हैं, जबकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कदमों के निशान अब तक इस शहर में महफूज हैं।
वैसे तो ओमान खुश्क पहाड़ और सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन सलाला एक ऐसी वादी है जहां सरसब्ज पहाड़ हैं। साल में 2 माह यहां बादल छाए रहते हैं और मुल्क भर से अवाम सयाहत के लिए यहां का रुख करती है। अरब दुनिया में ओमान सबसे कदीम सल्तनत है, जिसका दारुल हुकूमत मस्कत है। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहदा अरब इमारात से मिलती हैं, मगरिब में सऊदी अरब से, जबकि जुनूब मगरिब में इसकी सरहदें यमन से मिलती हैं। इसका साहिल जुनूबी और मशरक़ी बहर अरब और शुमाल मशरक़ी इलाके में खलीज ओमान तक फैला हुआ है। ओमान की कुल आबादी 5,88,000 से ज़ायद है। 85% आबादी मुसलमान, 6% ईसाई और 5% हिंदू है। ओमान पर आले सईद ख़ानदान की हुक्मरानी है, जिसकी इब्तदा 1744 में हुई थी। सुल्तान काबूस ओमान पर लंबे अरसे से हुक्मरानी करने वाले सुल्तान थे, जिनकी 10 जनवरी 2020 को 79 साल की उम्र में वफात हुई है। सुल्तान काबूस की शादी न होने की बिना पर कोई औलाद नहीं थी। वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद उनके चचाजाद भाई हैसम बिन तारिक अल सैयद ओमान के नए सुल्तान बने। सुल्तान काबूस का दौर ओमान का सुनहरी दौर था। सुल्तान काबूस ने तेल की दौलत का इस्तेमाल करते हुए ओमान को तरक्की की राह पर गामजन किया। वो अपनी गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी की वजह से मशहूर थे। ओमान में गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर पाबंदी है, यहाँ तक कि कोई इंतहाई इमरजेंसी हो। ओमान में क्राइम रेट न होने के बराबर है। ओमान में ज़्यादातर इमारतों पर सफ़ेद रंग किया जाता है। दारुल हुकूमत मस्कत में साहिल समुंदर पर सहराई पस मंज़र में सफ़ेद इमारतें उजले फूलों की तरह नजर आती हैं। ओमान के लोग घोड़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ओमानी घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वक्त घोड़ों की आला तरीन नस्ल ओमान में अफजाइश पाती है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं। ये थी ओमान की सैर। अब जरा ब्रेक की सैर करके दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के मनफी असरात को कम करने के लिए नेशनल हेल्थ हैकाथॉन का आगाज़ किया था। नेशनल हेल्थ हैकाथॉन के तहत वजारत सेहत की जानिब से कोरोना से निमटने के लिए माहिरीन के ख्यालात और उनकी राय मांगी गई थी, और जिनमें से बेहतरीन ख्यालात और नज़रियात के इंतखाब के बाद उन पर काम करने के लिए माहिरीन को माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी कराई गई थी। इस हैकाथॉन में जिन माहिरीन के ख्यालात को मुंतखब किया गया उनमें से एक रूद ज़िया हैं, जिन्होंने बाजार में मौजूद आम मटीरियल से N95 मास्क बनाने का आइडिया दिया है, जबकि मोहम्मद जीशान करामत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि खुश्क खांसी का तज्जिया करके कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाता है। और ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनके आइडियाज़ के मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो उरूज आपकी तरफ जाते हैं। उरूज, ये बताइए कि ये जो आपका आइडिया है ये क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? पहली बात ये, माहौल मेड इज द नेम ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। हम करते ये हैं कि वी प्राइमरली मॉनिटर एयर क्वालिटी। वी बीन डूइंग इट फॉर फ्यू मंथ्स, और पिछले साल जून में हमने स्टार्ट किया था अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन N95 मास्क, जो कि लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाए जा सकें ताकि उनकी कॉस्ट कम हो, इम्पोर्ट के ऊपर हमारी रिलायंस कम हो, वो सारा कुछ। तो हमारा प्रोटोटाइप उसका दिसंबर तक रेडी हो गया था। जनवरी में ये कोरोना वायरस का सीन स्टार्ट हुआ है इन चाइना। तो बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स इन चाइना डायरेक्टली एंड माय बिजनेस पार्टनर आल्सो वर्क्स विद सम चाइनीज फॉक्स इन कंजंक्शन, तो हमें ऑन ग्राउंड वहाँ से खबरें मिल रही थी कि क्या हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट किस तरह मैनेज कर रही है, उसमें मसले क्या आ रहे हैं। तो हमने उसमें ये देखा कि एन FFP3 मास्क इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, एंड अ मास्क जो कि इतना दूसरा मसला बार बार ये आ रहा था, हमने देखा था कि मास्क जो है अगर लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, WHO ने भी ये गाइडलाइंस दी थी कि अगर लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता मास्क तो इट कैन बिकम मोर डेंजरस देन नॉट वेयरिंग अ मास्क। तो हमने ये किया कि हमने पहले तो अपनी ये N95 जो प्रोटोटाइप था उसको अपग्रेड किया तो FFP3। उसके बाद हमने जो है वी स्टार्ट वर्किंग ऑन डिजाइनिंग द डिजाइन ऑफ द मास्क इज सच कि आप जो है आपने पैकेट में से निकाला है, आपने पहना है, आपने नोज ब्रिज आपने जो है उसको एडजस्ट किया है, एंड दैट्स इट। इट विल इमीडिएटली फॉर्म अ कंप्लीट सील अराउंड योर फेस। एज यू कैन सी इट गिव्स ईयर टू ईयर कवरेज राइट हियर, इट गोज राइट अप अंडर योर आईज। तो यानी पूरी की पूरी फेशियल कवरेज आपकी कंप्लीटली हो गई है। आपको मास्क पहले आपने पहना हो ना पहना हो, आपने बस निकाला है पैकेट से एंड इट इज यूजेबल।
दूसरी चीज़ थी ये कि हमने एक्सलेशन वाल्व नहीं रखा है। उसकी वजह यह है कि एक्सलेशन वाल्व को इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको मास्क की पहली लेयर से लेकर आखिरी लेयर तक जो है वो होल्ड करना पड़ता है, फिर वाल्व इंस्टॉल होती है। वाल्व के अंदर इटसेल्फ कोई फिल्ट्रेशन होती नहीं है, तो उसको निकालने के लिए बट व्हाट द एक्सलेशन वाल्व डज इज मेक्स मास्क ब्रीदेबल। सो व्हाट वी डिड वाज कि वी रिमूव द एक्सलेशन वाल्व एंड वी मेड श्योर कि हमारी मटेरियल्स और हमारी लेयरिंग इस तरह से हुई है कि द मास्क इटसेल्फ विदाउट द एक्सलेशन वाल्व इज एब्सोल्युटली ब्रीदेबल while also filtering out bacteria. So what we manufacture then is our FFP3 masks, which are roughly the equivalent of N100, and also N95 masks, which are roughly the equivalent of FFP2 के standards. तो these हम अब जरा ज़ीशान की तरफ भी जाते हैं। ज़ीशान, आपका जो ये प्रोजेक्ट है डिटेक्ट नाउ, इसके बारे में बताइए कि ये खुश्क खांसी से कैसे डिटेक्ट करता है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं। जी बिल्कुल, हमने एक ये मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल बनाया जो कि आपकी खुश्क खांसी का तज्जिया करके और कुछ और बायोमार्कर्स के आप स्मोक करते हैं कि नहीं, आपको कुछ लंग्स की डिजीज़ है कि नहीं, हम उसके बाद आपको 97% एक्यूरेट सोल्यूशन प्रिडिक्शन बताते हैं कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, या कोई आपको और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या कोई और डिजीज़ है। इसमें हम बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑडियो एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। हमने गूगल और अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट दी, उनके बेस्ट इंजीनियर्स और हमारी टीम में भी अराउंड 30 पीपल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने मिलकर ये एल्गोरिदम बनाया जो कि आपको सिर्फ खुश्क खांसी से तजिया करके बता देता है। इसमें ये काफ़ी टेक्निकल इन्वॉल्व है कि हम पहले जो अगर आप खांसी रिकॉर्ड करते हो तो उसमें से हम सारी नॉइसेस, अनवांटेड वॉइसेस निकाल देते हैं, सिर्फ खांसी और जो मेन फ्रीक्वेंसीज है वही रखते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर डीप लर्निंग से ये बता देते हैं कि आपको कोरोना है कि नहीं या कोई और डिजीज़ है एट ज़ीरो कॉस्ट और घर बैठे, इंस्टेड ऑफ PCR टेस्ट आर बॉटलनेक फॉर द कोरोना वायरस। इस टेक्नोलॉजी पर काम कब से शुरू हो सकता है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड तरीके से हम कब देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को आपकी ज़ीशान? हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल रेडी है, बट मेडिकल इट्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक, और अब हम अपना क्लिनिकल ट्रायल ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं, और इसके बाद नॉर्मली किसी मेडिकल डिवाइस को अप्रूव करने में महीने लगते हैं, 3 से 6 महीने, लेकिन अब FDA और बाकी एथिकल कमेटीज़ ने इस प्रोसेस को सिंपल वीक्स में कर दिया है, तो होपफुली इन अपकमिंग वीक्स वी विल बी रेडी एनी टाइम सून। ठीक है। उरूज, आप भी बता दीजिए। हाँ, उरूज से तो एक चीज़ और भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि पिछले साल जून में आपने ये मास्क पे काम शुरू किया था। अब ये प्रोग्राम अगर कोई ऐसा वैसा बंदा देख लेगा तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल लेगा कि पाकिस्तान में तो जून में मास्क पर काम हो रहा था, कोरोना के साथ ये इनका भी कोई लिंक है। आपने क्यों इतना जून में काम शुरू कर दिया था? कोई वायरल ही, आप लोग कोई वायरल ही रिसर्च कर रहे थे वायरोलॉजी के हवाले से? we were working on N95 mask जो कि एंटी पोल्यूशन मास्क होता है। N95 मास्क आर ओनली फॉर पोल्यूशन, और यू नो कि एयर पोल्यूशन का इशू जो है पाकिस्तान में काफी सालों से चल रहा है, एंड विद और विदाउट कोरोना वायरस N95 मास्क की तो आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एयर पोल्यूशन इज अनफॉर्चुनेटली इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर इन टाइम सून। तो ये जो आपका जो N95 मास्क होगा ये कब तक हम मार्केट में देख सकेंगे कि ये आ जाए, और इसकी कॉस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, कितनी कॉस्ट होगी, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा? अच्छा, we are already manufacturing them and we are already doing B2B sales. अभी हम जो है B2C sales launch करने वाले हैं इसके। हमारी प्राइस रेंज ये इस तरह से कि our wholesale price is ₹250 a piece, minimum order quantity उसकी is 5,000 and our retail price is ₹499 each. ठीक है, ये एक मास्क जो है वो रिटेल प्राइस पर 499 का, और ये इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने अरसे चल जाता है ये मास्क? No, can I please finish what I'm saying? जी जी। The retail price is ₹499 each, and we have a 20% discount for frontline workers, which includes healthcare workers, sanitation workers, law enforcement, etc. जो essential workers जो हैं आपके, grocery store workers, etc. उनके लिए हमारे पास 20% डिस्काउंट है। ठीक और जिसकी लाइफ टाइम होती है बेसिकली, यार as long as it works, when it stops working आपको पता चल जाएगा, आपको सांस लेने में बहुत शदीद तकलीफ होगी। All you have to do is आपने एक दिन पहना, घर आए आप, आपने इसको जो है धो के आराम से, निचोड़ेंगे नहीं, वॉशिंग मशीन में ही डालेंगे, wash clean it gently, sanitize it gently,
and leave it to hang dry in the sun for a day or so. उस दौरान आप नमाज पहन लें. So basically a person would need 2 or 3 namaz going simultaneously and they would last them from 6 to 8 months easy. ठीक है, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप 500 रुपए का एक मास्क ले रहे हैं, ध्यान से ख्याल रखें उसका, साफ सुथरा करें उसको और सैनिटाइज करके उसको लटका दें धूप में. सही. अच्छा ज़ीशान, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके टेस्ट का जो सिलसिला है कि जिसमें खुश्क खांसी से डिटेक्ट होता है और मुख्तलिफ और बीमारियों को भी डिटेक्ट करता है, तो इंटरनेशनली इसके हवाले से कोई आपके कनेक्शंस बने जिसमें लोगों ने या जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया हो कि हाँ वाकई अब ये टेस्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड टेस्ट है आपका और ये इम्प्लीमेंटेबल है? जी बिल्कुल. टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ये सारे सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे. लेकिन हमने 2 महीने पहले ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड में हैकाथॉन हुआ था जिसमें हम लकी थे, जीत गए. तो उधर से हमें काफ़ी हम इनिशियल स्टार्ट मिल गया था. फिर हम इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें हम सारे नॉलेज और डाटा शेयर करेंगे एंड तो और इसके थ्रू फिर हम आगे इस रिसर्च को फर्दर एंड फर्दर पुश कर रहे हैं. अभी हमारा एक और टॉपिक जो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि ये बीमारी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, इसकी चीज़ एस्पेक्ट्स चेंज होती रहती हैं, तो उसको भी हम इसमें डाल रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम उरूज ज़िया और मोहम्मद ज़ीशान आप दोनों का. और वाकई ये जो काम आप लोगों ने किया है तो ये बताता है कि इस कौम में कितना टैलेंट है. कितना है. सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात है, उनके पास आइडियाज़ हैं, वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी बनाकर आपके सामने लेकर आ सकते हैं. और फिर आपने सिर्फ उनको वो एक जिसे आप कहते हैं ना, जिसे पुश कहा जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट दे दें और फिर आप देखें कि ये कहाँ जाते हैं. दुनिया बदलने की सलाहियत रखते हैं हमारे पाकिस्तान के नौजवान. बिल्कुल. अब कुछ और अहम बात करनी है और वो है आज के दिन के हवाले से. बहुत बड़ा दिन है आज. बिल्कुल. इस्लाम की तारीख में तो जिसको पहली जीत हम कहेंगे, बिल्कुल, वो आज हुई थी. और हिजरत के दूसरे साल 17 रमजानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था. बिल्कुल, ये हक और बातिल के दरमियान पहला मार्का था और इसीलिए इस ग़ज़वे के दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है. और इस ग़ज़वे में मुसलमानों की तादाद हम सब जानते हैं 313 थी. 77 महाजरीन, 236 अंसार. और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों के पास जो सामान था, अगर हम उसे अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी साहब ने ही जिस तरीके से शायरी की ज़ुबान में पेश किया है उस पर हम आ जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने फरमाया था कि थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़रहें 8 शमशीरें. थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़रहें और 8 शमशीरें. पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें. न तेगो तीर पे तकिया, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर. भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर. वो जो भरोसा था उस भरोसे ने दिखा दिया कि भरोसे की बुनियाद पर क्या क्या किया जा सकता है. दूसरी तरफ देखें कुफ़ार, 1000 से जायद, 100 घोड़े उनके पास, 1000 तलवारें उनके पास, उस वक्त की हर किस्म की जो उनकी आर्मर थे, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त चीजें उनके पास. बिल्कुल, बेशुमार ऊंट थे उनके पास. अब इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी. अबू जहल समेत कुफ़ार के बड़े सरदार मारे गए, 70 कुफ़ार मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए, जबकि बाकी सब मैदान छोड़कर भाग गए. और इस ग़ज़वे में 14 सहाबाए कराम ने जाम शहादत नोश किया और ऐसा नोश किया कि हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेद हो गए. यही वो मार्का था जिसने हक़ व बातिल के फ़ुरक़ान का काम किया था. मौलाना तारिक जमील साहब ने इस हवाले से क्या फ़रमाया है, ज़रा ये देख लेते हैं. शुहदाए बदर शुहदा में सबसे अफजल शुहदा हैं और शुरकाए बदर तमाम सहाबा में सबसे अफजल सहाबा हैं. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे बदर के शरीक सहाबा को ये फ़रमाया है, इफ़अलू मा शिअ्तुम फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम, कि ए अहले बदर जाओ जो मर्ज़ी करो मैंने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है. ये सिर्फ़ इस 313 के मजमूए को ये दौलत हासिल है. और फिर एक और गवाही मेरे अल्लाह के नबी की, जो किसी के बारे में ये गवाही नहीं है, किसी के बारे में ये बात नहीं है कि जब आपने अपने लश्कर की कसम पुरसी देखी, असबाब की किल्लत और सामने इतना लश्कर जर्रार, तो आपने मुसल्ला बिछा लिया
और अल्लाह के सामने खड़े हुए और रोना शुरू किया और एक बात को बार बार दोहराया, इन तुहलिक हादिहिल इसाबत फलन तुअबद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरे रब, अगर तूने इन्हें हलाक कर दिया तो फिर दुनिया में तेरी बंदगी कभी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी गवाही आदम की नस्ल में आज तक नबियों के बाद किसी के लिए नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को दिखाया कि 313 के ज़रिए से 1000 को शिकस्त हुई। लश्कर आमने सामने थे और अल्लाह के नबी झोंपड़ी में, अब जिसको आरिश का, आजकल वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद आरिश, बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ एक झोंपड़ा था जिसमें अल्लाह के नबी क़याम फरमा थे और अबू बकर सिद्दीक नंगी तलवार लेकर पहरा दे रहे थे और अल्लाह का नबी रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। सारी रात रो रो के गुजारी, यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर ने आकर आपको पकड़ ले कि या रसूलल्लाह बस कीजिए, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। तो मैदान जंग जब सजा है तो एक हवा का बगूला उठा, तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हवा कैसी है? कि ये जिब्रील 500 फरिश्ते लेकर उतर आया है। फिर दूसरा बगूला उठा तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया, ये मिकाईल 500 फरिश्ते लेकर उतर आया है। 1000 फरिश्ते अल्लाह ताला ने उतारे। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि जब तुम तड़प रहे थे, मुझे पुकार रहे थे तो मैंने लब्बैक कहा। कुरैश 1000 थे, मैंने 1000 फरिश्ते भेज। तो लश्कर जब आमने सामने हुए तो उतबा और शैबा और वलीद, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, वलीद और उतबा बाप बेटा, शैबा भाई, 3 अरब सरदार निकले कुरैशी। तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए रवाना फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा, माद और मुअव्वद बिन अफरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो बड़ा अकड़ा हुआ कुफ्र था कुरैश का। उतबा कहने लगा, जब ये सामने आए तो उतबा ने कहा, कौन हो? कहा, हम मदीना वाले हैं। तो उतबा ने ज़ोर से नारा लगाया कि मोहम्मद अखरज इलैना अकफ़ाअना, कहने लगे तुम शरीफ लोग हो, जाओ, तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमें हमारी बरादरी से लड़ने दो, हमारी कौम से लड़ने दो। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारी कौम हमारे मुकाबले में लाओ। तो फिर आपने कहा, हमज़ा उठो अल्लाह रसूल के लिए, अली उठो अल्लाह रसूल के लिए, उबैद उठो अल्लाह रसूल के लिए। उबैद गैर मारूफ नाम है, हमज़ा और अली मशहूर हैं। उबैद आपके ताया हारिस के बेटे हैं, उबैद बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो ये तीनों आमने सामने हुए। तो चूँकि लोहे की टोपियाँ थीं तो फिर उतबा ने पूछा, कौन हो? आपने कहा, मैं हूँ हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तुम कौन हो? कहा, उबैद बिन हारिस। तुम कौन हो? कहा, अली बिन अबी तालिब। कहने लगा, हाँ, अकफ़ा उन किराम, अब ठीक हो, अब हमारे मुकाबले की टक्कर हो। तो उतबा और हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और वलीद और उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शैबा, ये 3 आपस में आमने सामने। तो हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो पहले वार में ही उतबा का काम तमाम कर दिया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2-3 टक्करों के बाद वलीद का काम कर दिया। लेकिन इस असना में शैबा ने उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु की टांग काट दी, वो गिर पड़े। तो इन दोनों हज़रात ने आगे बढ़कर उसको कत्ल किया। फिर उनको उठाकर लाए तो अल्लाह के नबी के पाँव पकड़ लिए, चूमने लगी, या रसूल अल्लाह अलस्तु शहीद, क्या मैं शहीद नहीं? हमने कहा, बला वाना अला ज़ालिका शहीद, बेशक तू शहीद है और मैं तेरा गवाह हूँ क़यामत के दिन भी यहाँ भी। पर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आज अबू तालिब ज़िंदा होते तो वो जान लेते कि उनके शेर का हक़ मैंने अदा कर दिया है। और उसके बाद आम हमला शुरू हो गया। अल्लाह ने मलाइक फरिश्तों को उतारा था। थोड़ी देर में 70 उनके कत्ल हुए, बाकी भागे और 70 गिरफ्तार हुए।
ऐसी शानदार फतह देखी बिल्कुल हमने, और हम आज तक उसका जिक्र करते हैं। एक शेर मुझे याद आ गया कि चाहें तो इशारों से काया ही पलट दें, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें, ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह। अब ये शेर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, खिदमतगारों के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं हम क्योंकि हमारे लिए तो उनका भी बड़ा मकाम और रुतबा है जो सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मार्के में आगे बढ़े। उनका इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये मार्का दरअसल उन्हीं की ईमान पर बेस्ड था, ये उनके ईमान का टेस्ट था। काली कमले वाले पर तो हमें एतबार है ही कि भाई उनको तो मालूम है, उनको तो अल्लाह ने कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ मेरी और उन्होंने दुआ की अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने तो उनकी दुआ कबूल करनी है, मदद भेजनी है फरिश्तों के जरिए। वो तो जानते थे सब, तो उनका था, टेस्ट तो उनका था सहाबा कराम का, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था ना। वो 313 जो थे उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था, कोई मालो मता नहीं था, कोई वसाइल नहीं थे। और ये सारा मामला था कि वसाइल ना हो लेकिन अल्लाह पर भरोसा हो तो अल्लाह ताला फतह नसीब कर देता है। ये है असल सबक इस मार्के से। आज भी हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब चलते हैं कराची की तरफ और देखते हैं कि आज आयशा इफ्तार के लिए क्या इंतजाम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में सब अभी इफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल तैयारी करती हूँ, देर नहीं करती, और काफियों ने तकरीबन सभी के हो गई होगी, लेकिन मैं भी देर नहीं करती, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ देगी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, और बाजार जैसा टेस्ट कैसे आएगा वो सब मैं आपसे टिप और टेक्निक शेयर करूँगी। सबसे पहले ले रही हूँ मैं मिज़ान घी, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसका खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा है। जब इसे बनाया जाता है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार है, और जब आप इसमें कोई भी खाना बनाएं तो उसका जायका बरकरार है। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ मिज़ान घी 1 कप के बराबर। जितना अच्छा आप कोरमे में घी वगैरह डालें ना, उतना अच्छा बनता है। बाजार में जैसे हम शादी वगैरह में खाते हैं तो खूब घी हो रहा होता है, मज़ेदार बनता है, मुरगन ग़िज़ा है। तो कभी कभी इस तरह की भी खानी चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिज़ान का बनास्पति घी ले लिया, ठीक है, कभी कभी, जी बिल्कुल। यहाँ पे मिज़ान का मैंने बनास्पति घी ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अच्छा मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ मैंने प्याज सुनहरे कर लिए, तो उसमें मैंने सिर्फ छोटी इलायची और दालचीनी डाली थी, क्योंकि लोगों को शिकायत होती है कि जब हम दही में, एक तो दही अच्छी क्वालिटी की ने खट्टी हो, और फिर लोगों को होता है प्याज डालते ही मीठा हो जाता है, तो मीठा ना हो तो उसके लिए मैंने 1 से 2 इलायची की दी थी इस तरह की साबित, और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था, उसे साथ डाल के पीस लिया है। तो ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ घी गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में इसमें शामिल करूंगी चिकन। हम चिकन ले रहे हैं सब रोस्टों की, जो कि है कढ़ाई कट, बहुत अच्छा कट हुआ होता है, कुछ भी नहीं करना। आप पैकेट लाएं बाजार से जैसे खरीदते, जी कढ़ाई कट है, इसके पीसेस हुए हुए इस तरह के छोटे छोटे, तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई वॉश ना कुछ, बस आप बाजार से सब रोस्टों की चिकन लाएं, इसे खोलें पैकेट को और चिकन को शामिल कर दें। आजकल के हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, और गर्मी फिर चिकन ख़राब भी हो जाती है, बाहर खुली उसमें मक्खियाँ वगैरह इस तरह की होती हैं। तो आप इस तरह से पैकेट लाएँ सब रोस्टों के और उसे खोलें, बस वॉश करने की ज़रूरत नहीं। देखना ब्लड भी कहीं नहीं है, अक्सर ये होता है कि ब्लड हो रहा होता है चिकन में, तो उससे क्या होता है, नहीं यानी कि साफ सुथरी अच्छा नहीं लगता खाने में, दिखने में। बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और कटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और उसकी सारी सफाई के साथ इसका ख्याल रखा जाता है। इनकी अपने फार्म में चिकन, अंडे से लेकर चिकन तैयार होती है, और फिर ये इसको बहुत अच्छा कट बनाते हैं इसके, और हमें बहुत सारी इनकी रेंज है हमारे पास। इनका जो मुझे सबसे आपको पता है कि फेवरेट क्या है, चिकन फ्राइज जो होते हैं इनके मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने पाकिस्तान में सब रोस्टों ने, जी सब रोस्टों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया ये टेस्ट, क्योंकि मैं तो पूरी एक रिसर्च वगैरह करती हूँ जब कोई नई चीज़ देखती हूँ। इतने ये भुन रहा है, इतने यहाँ पे मैं लेती हूँ मिज़ान कनोला ऑयल, और मैं इसके आज बना रही हूँ सब रोस्टों के चिकन डोनट्स, जो ये भी मेरी फरमाइश है। आज बहुत दिनों से मैं फरमाइश कर रही थी कि मुझे ना ये खाने, तो आज मेरी फरमाइश पूरी हो रही है। सब करते हैं फरमाइश, तो मैंने कहा सोचा कि मैं भी कर लूँ। यहाँ मैंने मिज़ान कनोला ऑयल शामिल कर दिया है, उसे गर्म करने रखूँगी, और उसमें फिर मैं डालूँगी चिकन डोनट्स। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हैं, ये भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया है। चिकन को फ्राई करने का मकसद होता है इसका कलर चेंज हो जाए, और जो एक स्मेल सी आ रही होती है
वो खत्म हो जाए। वैसे इसकी सब रोसों की चिकन की बात है कि स्मेल नहीं होती, वरना अक्सर क्या होता है हमें कि सिरके के पानी में उसे भिगो के रखना पड़ता है चिकन को, कि फिर वो वॉश करें, फिर उसके बाद हम कुकिंग करें। ये तो जल्दी से पैकेट खोला और डाला। अब आपके सामने मैं इसमें क्या क्या शामिल कर रही हूँ बता रही हूँ। इसमें डायरेक्ट लोग मसाले डाल देते हैं कौरमे में, तो क्या होता है काला हो जाता है, लेकिन जो हमने दही और प्याज सुनहरे करके पीसा था, इसमें मैंने छोटी इलायची और दालचीनी डाली थी, वो शामिल कर दिया। अब सारे मसाले शामिल करूंगी। एक भर के मैं लाल मिर्चों का पाउडर ले रही हूँ, साथ इसमें जाएंगी छोटी इलायची 8 से 10 दाने, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कौरमे में। और दालचीनी के इस तरह से टुकड़े इसमें हैं, लौंग भी है इसमें, काली मिर्चें भी हैं और जीरा भी है, पिसा हुआ साबित गरम मसाला चला गया, पिसा हुआ धनिया शामिल कर देते हैं। और नमक तो ज़रूर जाएगा, वरना फिर हमारा कौरमा कैसे तैयार होगा। बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से हमें जो ऐसा बेहतर लगेगा वो हमने नमक ऐड कर दिया है। बस इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और उसे दम पे रख देंगे। फिर इसमें जो बाजार जैसा कैसा टेस्ट आएगा, अब सब ये कहेंगे ये तो हम कौरमा हम भी बनाते हैं, लेकिन बाजार कैसा टेस्ट आएगा उसके लिए जो मैं मसाले डालूंगी वो मैं आपको बताती जाऊं। ये है जायफल, जवत्री, छोटी इलायची और दालचीनी जी। ये हाँ, ये वो 4 चीज़ें हैं जिसमें दालचीनी शामिल है, छोटी इलायची शामिल है और जायफल जवत्री। इसका मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। ये मैं बिल्कुल दम देते हुए दूंगी। और पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो कम लोगों को पता है कि बाजार जैसा टेस्ट कैसे लाना है, वो ये मसाला होता है जो अक्सर कौरमों में, शादी के या देगी कौरमे जो होते हैं हम बाजार से लेते हैं, उसमें क्यों टेस्ट आता है। तो अब इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी, इसके अलावा आप ये पकता रहेगा कितनी देर तक? नहीं, बस ये जैसी बिल्कुल, हाँ बस ये 5 से 6 मिनट, चिकन आपको पता है जल्दी गल जाती है, तो हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए रख देते हैं। और ऊपर से हम इसमें जो बिल्कुल एंड में हमें डालना है जायफल, जवत्री, छोटी इलायची, दालचीनी का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। साथ इसमें गार्निशिंग के लिए मैं अदरक लाई हूँ जो जूलियन कटिंग होती है, और जूलियन कटिंग फ्रेंच कटिंग को कहते हैं। साथ इसमें बादाम भी शामिल करूंगी जो कि हाँ बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देंगे। ठीक है, मैं इसे कवर कर देती। ठीक है, आप जी बादाम की स्लाइस कटिंग हुई है, आप इसको कवर करें। एक और बस ये मैं डोनट्स भी फ्राई करती हूँ जी। आप डोनट को जरा 1 मिनट के लिए रोकिएगा, हम ब्रेक से होके आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ देर में और फिर देखते हैं डोनट के साथ क्या किया जाता है। वेलकम बैक रमजान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद चलते हैं कराची। आयशा से पूछते हैं कि जी वो जो कोरमा था, देगी कोरमा, क्या हालात हैं उसके? जी यहाँ पे देगी कोरमा मैंने दम पे दिया हुआ है ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाए। और जो मैं सब रोस्टों के चिकन डोनट्स बना रही हूँ वो भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू है, बहुत क्रिस्पी से हैं, ऐसे मज़ा आ जाता है कि अगर अफ्तारी में चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाए, गर्मी भी इतनी पड़ रही है, आप बाज़ार से सब रोस्टों को लेके आएँ और फिर इसे आप घर में बनाएं। एक तो सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसमें इंग्रेडिएंट्स जितने भी मसाले स्पाइसेस इनके यूज़ होते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के यूज़ होते हैं और खाने में मज़ेदार होते हैं। तो ये हमने बना लिए आपने किस तरह बनाए? ये तो तैयार हो गए। फ्राई किया आपने? फ्राई किया, यही तो है बात। क्या आप ये देखिए कितनी बड़ी रेंज है इनके, सीख कबाब, चपली कबाब, सब रोसों के लाएं और खोलें और ख़त्म। बस क्या बात है, कुछ आसानियां भी पैदा करें ना अपने लिए। खत्म और तो नहीं, अभी तो शुरू होगा मामला, खत्म तो बाद में होंगे जब इनको खा लेंगे हम। जी यहाँ पे कोरमा जो है वो भून दिया था मैंने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा इसे हम तेज़ आंच कर लेते हैं। आखिर में हम जो जो चीज़ें इसमें शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा अदरक अभी हम यहाँ शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा हम बाद में शामिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं तो ठीक है। अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। हाँ, आपको आज कॉलर नहीं आए, उन्होंने कॉल नहीं की, मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। आज हमारे पास असल में वक्त की किल्लत है कुछ, वरना कॉलर्स का तो तांता बंधा हुआ है, हमने जरा लाइंस को रोका हुआ है। सही, बिल्कुल, फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। हम उनकी फरमाइश पे ऐसी बना देंगे। कॉलर से बात करनी है। हाँ, हम आपके लिए कॉलर। तो आप फरमाइश कर ले मेरे से कि कल क्या बनाऊं मैं। आप करें मुझे फरमाइश या कुछ पूछ रहे हैं मुझसे। कॉल आई, अब्दुल बासित साहब हैं। अब्दुल बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल बासित साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ आप क्या बना सकते हो? मैं क्या बना सकता हूँ? आपने फंसा लिया है वैस को। देखिए, मैं जो हूँ वो चिकन के साथ मुख्तलिफ तजर्बे कर लेता हूँ। मैं बिरयानी बना लेता हूँ, मैं कुछ ब्रेन मसाला बना लेता हूँ, मैं कलेजी बना लेता हूँ, कढ़ाई नुमा कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें मैंने सीख ली हैं।
कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बना लेता हूँ, फिर समझ नहीं आता तो फिर मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ उनका। अच्छा, आप क्या क्या बना लेते हैं? असल कमाल जो है ना बातें बनाने होते हैं ना। बातें तो बनाने, वो तो काम ही हमारा यही है। वाह 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 वाह, बातें बनाना, बातें बनाना तो जरूरी है, उसके बगैर तो बस हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। आप क्या क्या बनाते हैं? अच्छा ये बताओ, आप जो है ना पेन किसका फैन हो? आपको तो बहुत ज्यादा फैन होंगे, आप किसका फैन हो? मैं किसका फैन हूँ? मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया क्या? अच्छा, हाँ ना। मैं बहुत सारे लोगों का फ़ैन हूँ। मैं बहुत सारे लोग, अगर हम देखें तो मैं कायदे आज़म का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं अल्लामा इकबाल का बड़ा फ़ैन हूँ। और आप क्या, किस तरह से, कोई मतलब किस शोबे से पूछना चाह रहे हैं आप? चलो जी, वो कॉल ही काट दी पीछे से हमारे प्रोड्यूसर ने, उन्होंने कहा ये तो वैस का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। फिर हम आ जाते हैं। नहीं भाई, हाँ नहीं भाई, नहीं छोड़े। मस्कत से कॉल है साजिद साहब की। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, नहीं, आप मेरी रेसिपी, मैं यहाँ पे जायफल जवाती का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करके दम दे रही हूँ। जी जी साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? लो जी, साजिद साहब की कॉल कट गई। ये भी चले गए। जब तक मेरी कॉल मुकम्मल नहीं होगी सारी कॉल्स कटती रहेंगी। चले अब अच्छा, अब हाँ, मैंने जायफल जवात्री का पाउडर शामिल कर दिया, दालचीनी और जिसमें छोटी इलायची थी वो शामिल कर दी, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया, वो बहुत थोड़ा सा डाला वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। और साथ मैंने केवड़ा एसेंस, जो कि एसेंस आता है, इसका वाटर भी आता है, एसेंस भी शामिल कर देते हैं। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी पे आ जाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। हम यहाँ बना रहे हैं बारबेक्यू मैकरोनी, वो भी बेक पार्लर से। जी, आज हम बहुत फास्ट चल रहे हैं और जब इतनी अच्छी चीज़ें हमारे किचन में, हाँ इतनी अच्छी हमारी चीज़ें किचन में है तो हम क्यों ना बनाएं। इन बेक पालन तो हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। इटालियन से खाना लेके अब हम देसी खाना भी बना सकते हैं, बारबेक्यू फ्लेवर। इनका अंदर से मसाला भी निकला है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, बस हमने पैकेट खोलेंगे और चिकन में इनका मसाला डालेंगे और तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने रख दिया था, उसमें मैंने नमक शामिल किया है, ऑयल शामिल किया है, ताकि और पानी गर्म है उसमें हम इनका बेक पार्लर का, जी चिपके नहीं। वाह, आप वो शफा, मतलब आप मेरी इतने दिन की मेहनत आज वसूल हो गई। मैं सोची थी मतलब शायद कोई मुझसे सीख नहीं रहा, लेकिन शफा को आज पता चल गया कि मैंने क्यों डाला। गौर से सुन रहे होते हैं आपको और कॉलर्स भी गौर से सुन रहे होते हैं। तो शिफा ने क्लासेस देना शुरू कर दी है, लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए कुकिंग की। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। सही, तो वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली भाई कैसे हैं? लाहौर से। लाहौर की कीमे वाली कचौरियाँ ठीक है? बाहर से जरा खाना अवॉइड कर रहे हैं आजकल, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कोविड सिचुएशन। तो मैं अपनी वालदा के साथ रहता हूँ और हम लोग आजकल बहुत सारी रेसिपीज नई नई ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर जाना बिल्कुल नहीं होता। तो आयशा बीबी बहुत अच्छा माशाल्लाह हर चीज बड़ी तवज्जो के साथ और काफी सही तरह से एक्सप्लेन करके हमें बताती हैं, तो हम उसको कामयाबी के साथ एक्सपेरिमेंट खुश उसलूबी से सरंजाम पाते हैं। मतलब आप सुघड़ हो गए, आप बड़े मोहम्मद अली साहब, आयशा की बदौलत आप सुघड़ हो गए। आयशा ने जी, मैं तो अपनी वालदा की बस जो मदद कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम वो माशाल्लाह माशाल्लाह गुड। तो अब ये है कि अब हम ना लोकल कोई फरमाइश करना चाहेंगे? आयशा आज हमसे पूछ रही है कि वो कल क्या बनाएं। आयशा की असल में मैंने भी सुना कि वो कह रही थी कि कोई फरमाइश नहीं आ रही, तो फरमाइश का सिलसिला ये है कि हम लोग लोकल बना के ना एक्सपेरिमेंटेशन थक गए हैं काफी। अब कुछ इटालियन अगर कोई हमें व्हाइट सॉस जैसी कोई या फेटुचीनी अल्फ्रेडो जैसी कोई डिशेस अगर हमें सिखा सकती हैं ये, तो हम बड़े खुश होंगे और इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल 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 आयशा ने कह दिया। आयशा की तो वो उम्र यार की जंबील थी ना, ये आयशा की जंबील है। हाँ, फेटुचीनी अल्फ्रेडो वगैरह ये सब आयशा के बाएं हाथ का, बाएं हाथ का। कौन सी चीज? दाएं बाएं दोनों हाथ का कमाल है। फेटुचीनी अल्फ्रेडो, फेटुचीनी अल्फ्रेडो, फैट और चीनी, हाँ, और अल्फ्रेडो भाई को खिला दिया। गुड गुड, ठीक है। अच्छा जी, अगले कॉलर है। बिल्कुल ऐसे इटालियन बहुत सारी रेसिपीज हैं। आदिल दुबई से हैं। आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। शिफा कैसी हैं आप? जी आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजरे रमजान आप लोगों के पाकिस्तान? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, आप बताइए आपके कैसे गुजर रहे हैं रमजान? अरे कॉल ड्रॉप, ये तो कॉल ड्रॉप हो गई। यकीनन अच्छे गुजर रहे होंगे। जी आयशा, क्विकली।
जी, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, उसमें मैंने ना लहसुन बारीक स्लाइस किए हुए और आमलेट चॉप प्याज शामिल कर दिए हैं, साथ मैंने इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर दिए। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। पूरी रेसिपी आपके इस बेक पार्लर के पैकेट पे लिखी हुई है कि किस तरह से आपको बनाना है, बस सारी चीजें शामिल करनी है। यहाँ पर पास्ता भी बॉयल हो रहा है। जो लोग पैकेट नहीं पढ़ सकते उनके लिए आयशा को आप दोबारा रिकैप करवा लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। सीधा चलते हैं कराची आयशा की तरफ और कोरमा तैयार हो रहा था, देगी कोरमा। आयशा ये बताएं कि तैयारी तो आपकी तकरीबन मुकम्मल होती नजर आ रही है हमें, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि सारी डिशें मैंने डिश आउट भी कर दिया कोरमा, ऊपर से बादाम और अदरक भी डाल दिया था। आखिर में मैंने जाते जाते इसमें बताया था कि केवड़ा एसेंस भी शामिल किया। कोरमा आपने जी बिल्कुल बना भी लिया। उसमें देगी कोरमा है ना? हाँ, देग नहीं में दी इन लोगों ने ना, मुझे देग मिल जाती है तो उसमें भी वो भी डाल देती हैं आप इसमें कोरमे में, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। हाँ, वो भी डाल देती हैं। अच्छा, आप तीसरी डिश का बताएं। मेरे बारबेक्यू मैक्रोनीज भी, हाँ बारबेक्यू मैक्रोनी भी तैयार हो गए हैं, जो बेक पार्लर के हैं। उसी के अंदर उनका पैकेट का मसाला था, इसलिए मैं मसाले तो मैंने कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ पैकेट खोला और ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें हरी प्याज जो मैंने उसका ग्रीन पार्ट लिया है वो शामिल कर देती हूँ, साथ में शामिल कर रही हूँ इसमें शिमला मिर्च। ये तो जरूरी है, शिमला मिर्च के बगैर मुकम्मल नहीं है। हाँ, बगैर देखे ही हमें पता लग जाता है। शिमला मिर्च में क्या पाया जाता है? ये जूलियन कटिंग है, ये विटामिन सी, और ये जूलियन कटिंग है जी, जूलियन जी विटामिन जी, जूलियन कटिंग है और ये फ्रेंच कटिंग होती है। अच्छा, ये भी तैयार है, क्योंकि मैं ज्यादा सब्जियों को कुक नहीं करती, क्योंकि इतनी हीट होती है, गर्म इतने हो रहे होते हैं, खुद ही इसमें कुक हो जाते हैं। अच्छा, तो ये भी तैयार हो गया, हमारा कोरमा भी तैयार हो गया और सबरोसो के चिकन डोनट्स भी तैयार हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त जी, बेहतरीन। ये तीनों चीजें तैयार हो गई हैं और खूबसूरत लग रही हैं। जाहिर है जब आपने बना दी हैं ये चीजें तो बेहतरीन। अच्छा, देगी कोरमे की रेसिपी अगर आप रिपीट कर दें हमारे लिए नाजरीन के लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैंने क्या किया था, घी लिया था मिजान का बनास्पति घी, उसे गर्म किया, उसमें प्याज सुनहरे कर लिए थे। फिर मैंने 1 कप दही कह ली या 1 पाव दही ली थी और अच्छी क्वालिटी की ली थी, जरा खट्टी मीठी ना लेकर, क्योंकि प्याज जब हम उसमें फ्राई करके डालते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं। तो उसे मैंने उसमें ऐड किया और बारीक पीस लिया, लेकिन उसे ना मीठा हो, उसका टेस्ट एक अच्छा सा बरकरार है। उसमें मैंने 1 से 2 छोटी इलायची डाली थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था, उसे साथ पीस के एक अलग से रख लिया। फिर मैंने जो घी मेरा बचा हुआ था उसे ही गर्म किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और चिकन जो कि हमने सबरोसो की कटिंग ली थी, देखिए कितनी प्यारी कटिंग है, एक सी कटिंग है और बहुत ही प्यारी प्यारी बोटियां हुई है, वो ली थी हमने, वो उसमें शामिल कर दी। चिकन को अच्छी तरह से भूना, जब उसका कलर चेंज हो गया तब हमने वो दही और जो प्याज हमने पीस के शामिल किए वो शामिल कर दिए, प्याज और जो दही हमने पीसा था वो शामिल कर दिया। साथ ही इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें नमक जाएगा, लाल मिर्चें जाएंगी, धनिया 4 खाने के चम्मच धनिया लिया था, धनिया पाउडर अच्छा जाता है, 8 से 10 छोटी इलायची शामिल की थी। साथ मैंने इसमें गरम मसाला भी शामिल किया था जो कि साबित था, उसमें छोटी इलायची भी थी, दालचीनी भी थी, काली मिर्चें भी थी, लौंग भी थी, वो शामिल कर दी। फिर उसे अच्छी तरह भूना हमने, फिर जो वो भुन गया उसे दम भी दे दिया हमने चिकन गलने के लिए। आखिर में हमने जायफल, जवतरी, छोटी इलायची और दालचीनी का जो पाउडर बनाया था, बिल्कुल फ्रेश बनाएगा ताकि उसका अरोमा अच्छा है, जब भी वो देगी कोरमा खिलाएगा वो ऊपर से शामिल किया, अदरक थोड़ा सा शामिल किया था, बादाम हमने ऊपर से शामिल किया और केवड़ा शामिल किया है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा, आपने बड़ी मजेदार डिशेस बनाई, बड़ी प्यारी सजाई। बिल्कुल, इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, तो अब हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे हम कल, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।